हो गया। नमस्कार, मैं रितु। वास्तुशास्त्र के एक और एपिसोड में फिर हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में कि क्या संपूर्ण वस्तु आधारित घर का निर्माण हो सकता है या नहीं। तो हमारे बीच फिर एक बार शास्त्री जी हैं, हम उनसे जानेंगे क्या ये सब हो सकता है या नहीं। शास्त्री जी नमस्ते। संपूर्ण वास्तु आधारित घर हो सकता है या नहीं। देखो क्या हुआ कि पहले आजकल की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो भूमि है वो हमारी एक निश्चित है, उसमें ना कम किया जा सकता ना ज़्यादा। तो वो जो भूमि है वो निश्चित है, पर आबादी बढ़ रही है। तो इससे क्या है कि जो भूमि होती थी, जो लोगों को ज़्यादा पड़ती थी, आज के 100 साल पहले देखते हैं कि जिस व्यक्ति के 1 या 2 संतान थी, आज उसका उन 2 संतान से देखा जाए तो 20 उनके परिवार बन गए हैं। तो एक व्यक्ति के पास जब थी तो 2 लोगों में गई, तो 2 लोगों में वही आधी आधी हुई। लेकिन वही अब जब 20 में आ गई है एक व्यक्ति की ज़मीन, तो वो 20 गुना कम हो गई। अब आपका प्रश्न आया कि क्या हम वास्तु आधारित घर बना सकते हैं या नहीं जी। इसके लिए हमारी भूमि पर ये सारी बातें निर्भर करती हैं। पहले क्या होता था कि पहले पुराने ज़माने में, आज भी देख लो, लाल किला देखने जाओ, ताजमहल देखने जाओ, कोई भी चीज़ देखने जाओ, तो उसमें क्या होता है कि संपूर्ण उसको दर्शन कराया जाएगा। स्नान घर भी उसके अंदर मिल जाएगा, ताजमहल में स्नान घर मिल जाएगा, लेकिन टॉयलेट नहीं मिलेगा। हाँ, टॉयलेट क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पुराने विद्वान सभी जानते थे कि टॉयलेट घर में एक दोष होता है। लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन ने जो किया है, आधुनिकीकरण जो हुआ, तो इसमें क्या हो गया है कि जो हमारी भूमि कम पड़ गई, अब बाहर जाने का साधन खत्म हो गया। पहले राजा हो, महाराजा हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, देहातों जैसे, तो सब के सब लोटा लेके बाहर ही जाते थे, या फिर उनकी एक जगह पर व्यवस्था बना दी जाती थी। उससे क्या होता था कि वो सारा कुछ खेतों में जा करके, या फिर कोई एक छोटी सी जगह हुआ करती थी, वो दक्षिण भाग में निकाली जाती थी, दक्षिण भाग, घर के दक्षिण भाग से कुछ दूर, और उसमें क्या करते थे, एक जगह निकाल लेते थे, उसी में बना करके अपना, और फिर उसमें जो भी उनका सफाई कर्मचारी हुआ करता था उसे निकाल के साफ, रोज़ प्रतिदिन साफ करते थे, और प्रतिदिन उसमें गंदा करने जाते थे। तो घर जो होता था वो पूरा अलग होता था, उसमें टॉयलेट नहीं होता था। लेकिन आजकल देख रहे हो, पता लगा कि 15 बाई 30 का है। 15 बाई 30 की ज़मीन वैसे कह दिया जाए तो ठीक है, लेकिन सच बताया जाए तो घर के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, 15 बाई 30 का तो केवल एक कमरा होना चाहिए। लोगों की रसोई जो होती है वो 10 बाई 10 में होती है। तो हम छोटी सी जगह में, और हमें सब कुछ चाहिए, क्या हमें लैट्रिन नहीं बनानी पड़ेगी? बनानी पड़ेगी। हमें उसी में क्या कहते हैं, वॉशरूम बनाना पड़ेगा, उसी में हमें रसोई घर बनाना, उसी में सीढ़ी बनाना है। तो सब कुछ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो जगह छोटी, दूसरी बात जगह छोटी होने के साथ साथ व्यवस्थाएं अतिरिक्त हो गई, जैसे कि टॉयलेट है, अतिरिक्त व्यवस्था है। ठीक है, तो संपूर्ण घर बनाना आजकल पंजाब जैसे क्षेत्र में तो उपलब्ध, मतलब एक हम उम्मीद कर सकते, क्योंकि 2 बीघा का उनका एक बड़ा होता है खेत, उसमें बीच में जा कर के घर बना लेते हैं। कहीं कोई व्यवस्था, कहीं कोई व्यवस्था, कहीं कोई व्यवस्था करके वे अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। लेकिन शहरों में जो कहो कि हम पूर्ण वास्तु आधारित घर बना लें, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ,
कम से कम यदि हम वास्तु आधारित रहित हम घर बनाएंगे, जब कम से कम प्रयास करेंगे कि वास्तु से अलग हो, तब 75% ही मिला सकते हैं। और 100% तो नहीं हो सकता, शहरों में छोटे प्लाट में तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो 75% तक सुधार किया जा सकता है। बाकी इसके अतिरिक्त जो है, जैसे कि बाकी टॉयलेट आ जाता तो टॉयलेट 25% दोष अकेले बैठा देता। इसके लिए हमारे घर में गलत ऊर्जाएं ना जाएं। माने गलत ऊर्जा का मतलब हम आज के वैज्ञानिक दौर में कह दें तो गलत ऊर्जा का तात्पर्य होता है कि हमें हमारी जो वायु है वो दूषित वायु ना जाए। इसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक ऑक्सीजन क्रिएट करना चाहिए। ऑक्सीजन क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप घी का दिया जला सकते हैं, हवन प्रतिदिन कर सकते हैं। हिंदू हो तो ये उपलब्ध है, मुस्लिम तो ये लोग करते ही नहीं हैं। जो भी है उनका अपना मैटर है, इसमें हमें कोई कमेंट नहीं करना, करते हो या नहीं करते हो जो है। लेकिन हम हिंदू हैं तो हिंदू में प्रत्येक घर में, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे जमादार, समय आने पर उसके यहाँ भी हवन होता है। यदि उसने कुछ भी कराया तो हवन, कुछ नहीं होता है तो माताएं क्या करती हैं, कंडा के आग में घी डाल करके और 2 बतासे या गुड़ रख के उसको भगवान अग्नि को ये अर्पित करती। तो उससे क्या है, अगर जो एक घर में अर्पित किया जाए तो कम से कम नहीं तो 10 घरों में वो क्या है, ऑक्सीजन होती है। तो इसलिए घर को शुद्ध करने के लिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे घर का पर्यावरण शुद्ध रहे। ठीक है, तो हम 50% तक तो हो ही जाता है, 75% तक मतलब वास्तु आधारित घर बड़ा दिमाग लगा के बड़ी मुश्किल करके हो पाता है। और कोई बात हो तो बताओ। श्री शास्त्री जी, घरों के कई प्रकार होते हैं, ऐसा क्यों? घरों के कई प्रकार, देखो घर क्या होता है, घर एक परिस्थिति वश बनाए जाते हैं। परिस्थिति क्या है, अब जैसे कहीं पे पानी ज़्यादा बरस रहा है, ठीक है, तो पानी जहाँ पर ज़्यादा बरसेगा तो थोड़ी ढाल वाले घर बनेंगे या लेंटर से काम चल जाएगा जहाँ पे पानी थोड़ा बहुत है। लेकिन जहाँ पे बर्फ़ गिर रही है, इंग्लैंड में देखो सारे घर ऐसे होते हैं, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा, और ये ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा, और ये यहाँ पर टीन होती है। ये क्यों होता है? इसका मतलब ये होता है सिर्फ कि ये जो बताया जाए, ये क्या है कि जैसे मान लो वहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है, ठीक है, तो बर्फ़ गिरती रहती है, तो बर्फ़ गिरते हुए अगर जो हम लेंटर पे बर्फ़ गिर पड़ेगी, जैसे कि मान लो एक ये घर है, एक ये सीधा लेंटर पड़ा है और सीधे ये घर बना है, ठीक है, तो इसमें दरवाज़ा है, ठीक है, तो इसमें और ये खिड़की है, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हारा घर कहीं किसी का वो घर बना, इसमें बर्फ़ पड़ी तो सारी बर्फ़ छत पे भर जाएगी। लेकिन इंग्लैंड है, अमेरिका है, जहाँ पर इंग्लैंड अमेरिका को किनारे करो, सीधे हम चंबा की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर मैं गया हूँ, देखा है, वहाँ कब बर्फ़ पड़ जाएगा कोई पता नहीं है। जरा सी ठंड पड़ी तुरंत बर्फ़ पड़ जाए। अगर जो ऐसे में गिरेगी बर्फ़ तो वो सब वहीं बैठ जाएगी, लेकिन ऐसे में गिरेगी तो सड़क के सब किनारे, तो छत पे जोर ना पड़े। इसलिए ये अलग अलग प्रकार के देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने अपने घर का निर्माण किया जाता है। इसका ये, इसमें वास्तु का कोई, वास्तु केवल हमारा नीचे भूमि पर ही काम करता है, ऊपर तो अपनी परिस्थिति के अनुसार बना सकते हो। मध्य प्रदेश है, जैसे उत्तर भारत में मध्य प्रदेश, वहाँ पर खपरेल घर होते हैं, खपरेल बना देते हैं और उसमें क्या पानी गिरता नहीं, क्योंकि इस तरीके से सेट करे जाते कि पानी बूंद गिरे वो नीचे ही जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, तो वो ऐसे बनाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये परिस्थिति के अनुसार अपने घर ये बनाए जाते हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। जी शास्त्री जी, हमें वास्तुशास्त्र के आधारित घर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? माने अब आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका थोड़ा इतिहास है।
इतिहास ये है कि 18वीं शताब्दी के पहले, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, तब तक हमारे यहाँ ये कॉन्वेंट विद्यालय नहीं हुआ करते थे। कॉन्वेंट विद्यालय जिनमें इंग्लिश पढ़ाई जाती, बच्चों को टाई लगा के कुत्ते जैसा पट्टा पहना दिया जाता है, और वो ये हानिकारक है यहाँ पर कि नसें ब्लॉक होती हैं तो ब्रेन में ब्लड नहीं जाता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये टाई पर रिसर्च हुआ है कि वो ख़राब है, जाने दो। ये जो टाई आई वाले जो विद्यालय हैं, ये पहले कोई भी नहीं थे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो भी थे गुरुकुल होते थे। गुरुकुल वृंदावन में तो आपने देखे होंगे, विद्यार्थी होते हैं, चोटी लगाते तो उनको सिखाया जाता। तो उसमें क्या है कि उच्च वर्ण से लेकर निम्न वर्ण तक के व्यक्ति हुआ करते थे। उसमें नाई, धोबी और जितने भी लो कास्ट में और हाई कास्ट में सब अपने अपने ये सब विषय का अध्ययन किया करते थे। तो दक्षिण भारत की आज भी कृतियाँ मंदिरों की ऐसी आपको मिलेंगी कि जिसमें वास्तु बहुत अच्छा है, दर्शनीय वे हैं मंदिर, वास्तु बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन बनाए बहुत छोटे छोटे वर्ग के लोगों ने। तो उसमें क्या है कि शिक्षा की व्यवस्था 18वीं शताब्दी में बेरोक टोक सबके लिए फ्री और हर वर्ण के लिए ही होती थी। कहते ना कि ब्राह्मणों ने कहा कि शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया, ये बिल्कुल भ्रम है। ये अंग्रेजों ने जिस समय मतलब लड़ाओ और फिर राज करो वाला जो सिस्टम चलाया, तो उसमें ब्राह्मणों को शूद्रों से लड़ाया, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया, आदमी को औरत से लड़ा दिया, चाचा को भतीजे से लड़ाया। इस सिस्टम से जब उन्होंने अंग्रेजों ने राज किया, तब ब्राह्मण शूद्र और हिंदू मुसलमान हुआ है, ठीक है। तो पहले होता था। तो उस जमाने में जब ये पढ़ाई होती थी, तो एक तो होती थी वर्ण के अनुसार कि इस वर्ण का व्यक्ति यही क्या काम करेगा, दूसरी उसकी रुचि के अनुसार भी होती थी, या आखिर ये करना क्या चाह रहा है। क्योंकि एक चीज़ और बताते हैं, माँ बाप के लिए मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा, विद्यार्थी जिस चीज़ में ज़्यादा अपना लगाव दिखा रहा हो, जिसमें ज़्यादा अच्छी रुचि हो, तो उसी विषय को ही माँ बाप को पढ़ाना चाहिए। ज़बरदस्ती अपनी तरफ से उसको विद्याएं न थोपें, नहीं तो ना तो तुम्हारी पढ़ पाएगा और ना ही वो अपनी पढ़ पाएगा। तो गुरुजन क्या किया करते थे कि वे एक तो विद्यार्थी की रुचि देखा करते थे, फिर वर्ण व्यवस्था के अनुसार उससे देखते थे। मान लो लो वर्ण का है और ऊंचे वर्ग का कुछ काम करना चाह रहा है, जैसे कि है लो वर्ग का लेकिन सर्जन यदि वो शल्य चिकित्सा पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उस पर निपुण हो सकता है, तो उसे सिखा दिया जाता था। 18वीं शताब्दी में जितने शल्य चिकित्सा करते थे वे सब नाई हुआ करते थे। तो जो लो कास्ट के शाह जने कौन सी जाति एक होती है जो दक्षिण भारत में, इन लोगों को पढ़ाया जाता था। अब इसके बाद आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या किया, सारे शास्त्रों को जला दिया। जलाने के बाद हम सारी विद्याएं, जैसे आपको विद्या याद थी, आपने पढ़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन आप पर रोक लगा दी अंग्रेजों ने कि आप किसी को नहीं पढ़ा सकते, पढ़ाओगे तो हम जेल में डाल देंगे। तो ये ब्राह्मणों पर, गुरुजनों पर प्रतिबंध लगा दिया और सारे इनलीगल ये गुरुकुल बता करके उनको बंद करा दिया। अब इसके बाद जो गुरुजन थे वे सब 200 वर्ष अंग्रेज रहे, तो वे तो सब मर गए। अब जो नए थे उनको सिखा नहीं पाए क्योंकि अंग्रेजों ने सिखाने नहीं दिया, और जो पुराने थे वे बचे नहीं, नए सीख नहीं पाए, पुराने बचे नहीं, तो वो विद्याएं लुप्त हो गई। फिर क्या हुआ, आज़ादी आई। आज़ादी के बाद अपना एक वो कॉन्सेप्ट चालू हुआ कि क्या हो कि एक घर बनाने का सरकारी, तो सरकारी जो बिल्डिंग्स बनती थी तो उसमें मन मुताबिक सब चीज़ें बना दी जाती थी। कोई ना ज्ञान है ना विज्ञान है, बस देख लिया ये जगह है, हाँ इतनी जगह में रसोई बन सकती, हाँ बन सकती, बना दो, हो गया। किस दिशा में है, किस तरफ मुँह है, क्या प्रभाव, कोई मतलब नहीं, लोगों ने बना दी। अब बनाने के बाद क्या है कि उन सभी घरों का जो बिना सोचे समझे बनाए गए हैं, उन सभी घरों का साइड इफेक्ट लोगों ने अनुभव किया है, ठीक है। वो जो अनुभव किया है, तो अब नहीं चाह रहे हैं कि जो गलती हमसे हो गई है अब हम दोबारा करें। अच्छा, जो शास्त्रों में बताया गया है तो उसको यदि करते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि उससे कोई खतरा नहीं होगा, खतरा होता ही नहीं है, बड़ा सुख मिलता, शांति मिलती। तो लोगों को पहले तो उन्होंने गलत बना लिया। गलत बना लेने से क्या हुआ कि अब उसमें घर में शांति भी नहीं रही, धन भी नहीं आया, सब कुछ तहस नहस हो गया।
अब उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमें ये कष्ट ना मिले। तो क्या हुआ कि उसमें लोगों ने फिर अब वास्तु की तरफ अपना आकर्षण दिखाया। तो जाने कितने YouTube में देखो, जाने कितने वास्तुशास्त्री प्रकट हो चुके हैं। अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छा है कि बहुत सारे वास्तुशास्त्री प्रकट हुए हैं। मैं तो कहूँगा कि भाई काम कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखें कि बात असली बताएं। अपनी तरफ से यदि नहीं मालूम हो तो मना कर दो तो ठीक है, वो दूसरी जगह व्यवस्था करके ढूंढ करके अपनी वो खोज कर लेगा, लेकिन गलत मत बताइए। कोई ने श्रद्धा में आकर के तुम्हारी बात सुन ली और सुनने के बाद तुम्हारे वैसे ही आचरण किया तो बेचारे का घर तहस नहस हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ। इसलिए जो ज्ञान दें वो असली और मूल ज्ञान दें। जैसे कि एक घर आया है, जैसे कि एक ये घर है, ठीक है। अब एक ये घर है, ये बिना सोचे समझे बनाया गया, ठीक है। ये घर, इसमें दरवाजा हो गया ये यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे कर दिया जाए, ऐसे हो गया, और ये ऐसे दरवाजा हो गया। ये दरवाजा जो दिया गया, ये तो गलत लाइन है, इसको छोड़ो। तो ये जो दरवाजा यहाँ दिया गया, तो ये कहाँ दिया गया है? अग्नि में, ठीक है। इस घर में क्या हो सकता है? ये अग्नि का दरवाजा दिया है पूर्व की ओर, तो इस दरवाजे से कभी भी घर में शांति नहीं आएगी, क्योंकि यहां से प्रवेश जो भी करेगा वो मात्र अग्नि करेगी। तो घर में 4 लोग रह रहे होंगे या 10 लोग रह रहे होंगे, एक भी आपस में नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इस दरवाजे का जो साइड इफेक्ट जो देखा गया, पहले तो बना लिया, लेकिन ये दरवाजे का साइड इफेक्ट लिखा है, पहले विश्वास नहीं किया। जब वही साइड इफेक्ट झेला लोगों ने, तब उन्होंने सोची कि हाँ ये सच में इसका साइड इफेक्ट हुआ, अभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो अग्नि से यदि प्रवेश किसी ने दे दिया तो ये जान लीजिए यहाँ से बहुत संघर्ष आता है। और यहाँ से अगर जो किसी ने यहीं पर यह दरवाजा दे दिया, ठीक दरवाजे के सामने यहाँ पर अगर जो छोटा सा वॉशरूम दे दिया, तो फिर और आफत आती है। इसमें क्या है कि ये अगर जो दे दिया तो लड़की को एक तो ब्याह नहीं होगा, जो हो भी गया जल्दी तो किसी ऐसे से ब्याह होगा जो उसके योग्य नहीं है, ठीक है। और इस घर में कभी भी पैसा नहीं टिकेगा, घर में शांति नहीं रहेगी। जितने लोग रहेंगे तो वो उसमें कलह रहेगी, क्योंकि यहाँ से अग्नि प्रवेश कर रही है। और ठीक है, और ये जो ये वॉशरूम दिया, इसका क्या है? यहाँ पर क्या है कि ये जो वॉशरूम है या फिर कोई बर्तन वर्तन धोने का जगह बना लेते कहीं कहीं देहातों में, तो ये अग्नि है, अग्नि का स्वभाव है गरम। अब अगर जो हम अग्नि में पानी डाले तो क्या होगा? अग्नि ठंडी पड़ जाएगी। पति पत्नी रह रहे तो एक भी दिन उनसे राम राम नहीं करेंगे, एक दूसरे से सब दूर दूर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों की अग्नि शांत रहेगी, कोई बोले चालेगा नहीं। एक दूसरी बात, यहाँ से जो अग्नि ठंडी करी है तो घर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और यहाँ पर जो अग्नि प्रवेश करेगी तो पूरे घर में कलह करेगी। इसलिए हमें वास्तुशास्त्र की आवश्यकता पड़ी जी। इसका एक दूसरा ये है कि अंग्रेजों ने हम लोगों को मूर्ख बनाया, हमारे ज्ञान को नष्ट किया। अब उनको ढूंढ ढूंढ के अब दोबारा इसलिए कर रहे ताकि हम फिर शांति से रह सके। अंग्रेजों की गलती से अब हम उन गलतियों को नहीं दोहराना चाह रहे, अब हम फिर शांति से रहना चाह रहे, इसलिए हम वास्तुशास्त्र में शिफ्ट हो रहे हैं जी। और किस प्रकार का मकान अच्छा होता है? वास्तुशास्त्र मतलब वास्तुशास्त्र के और वास्तुशास्त्र का प्रचार क्यों नहीं हो पाया? प्रचार, हाँ प्रचार क्यों नहीं हो पाया? देखो प्रचार क्या हुआ कि मान लीजिए तुमने किसी से कंस्ट्रक्शन, मान लो किसी तुमने इंजीनियर से कह दिया कि हमें एक घर बना के दो, उसने कहा जगह बताओ, तो आपने क्या किया कि अपना एक खेत या जो जगह थी आपने दिखा दी। अब उसकी जिम्मेदारी ये बन गई है कि ये जो जमीन है यहाँ पर हमें एक घर बना करके देना है, ठीक है। लेकिन घर बना के देना है यही जिम्मेदारी नहीं थी उसकी,
घर बना के भी उसे देना है, घर में शांति रहे ये भी उसे देना है, घर में सब कुछ अच्छा चले ये भी देना है। किस जगह पर बेडरूम होना चाहिए जो बालक बच्चे भी पति पत्नी के हों, और किस जगह पर ऐसा होना चाहिए जो लड़कियों का भी ब्याह हो जाए, कौन सी ऐसी जगह है जो कि हमें धन रखा जाए तो वो सुरक्षित रहे, इन सभी बातों को चिंतन करते थे वे मिस्त्री लोग। ठीक है। और मिस्त्री लोग क्या करते थे कि वे घर जाएं, बस उसने खर्चा बता दिया इतना लगेगा, अब उसने क्या अपनी तरफ से लेबर लगाई, खुदाई गुड़ाई जो करनी थी सो करके अब उसने क्या घर तो बना दिया आपने, लेकिन उसने कहा भी नहीं एक भी बार कि देखो तुम्हारी मैंने अग्नि कोने में रसोई दी है, वो चिल्लाया नहीं। अग्नि कोने में देखो तुम्हारी रसोई दे दी है, ईशान में तुम्हारा मंदिर ये दे दिया है, और ये तुम्हारा हमने ये यहाँ दे दिया, पानी का जुगाड़ इस जगह कर दिया, इस जगह ये हो गया, इस जगह वो बोला कुछ नहीं। तुम्हारा घर बन गया कि हाँ साहब बन गया, और आपने क्या देखा घर को ठीक है, और कोई यदि विद्वान आया उसने भी देखा कि हाँ घर तो ठीक बना दिया, उसने वास्तु आधारित बनाया। अब विद्वान जो चेक करने आया उसने भी नहीं कुछ कहा, और जिसने बनाया उसने भी नहीं कहा कि देखो साहब हमने ये ऐसा कर दिया। तो बेचारे ने एक तो अपनी छाती नहीं ठोकी, विद्वान आया उसने, तो ये सारा ज्ञान जिस पर था उस तक बना रहा, और इसके बाद क्या है कि वो किसी पे ज़्यादा हो नहीं पाया। अब जैसे कि क्या ज्योतिष है, ज्योतिष का अच्छा प्रचार रहा और है, उसमें यही है क्योंकि जब कोई समस्या आई तो कहे कि हाँ तुम्हारे पितृदोष हैं, तो उसमें उसका वर्णन होता रहा पितृदोष है क्या है, तो ये जाप लगेगा, अच्छा ठीक है। ज्योतिष में क्या है कि बच्चे पैदा हुए, ज्योतिष में उसने कुंडली उंडली बना के और ये सब किया गया। तो इसमें क्या जैसे एक है पति पत्नी है, उसके 3 बच्चे पैदा हुए, तो 3 बच्चों में 3 बार उसको कुंडली बनवानी पड़ी, लेकिन घर बनवाया हमारे बाबा ने इसकी कुंडली के अनुसार हमारा घर बना दिया। अब हमें तो पता भी नहीं है इसमें क्या है। इस घर के अंदर पूरे में हर जगह पर एक एक देवता का निवास होता है, समझे, एक एक देवता का अलग अलग निवास होता है। तो इसमें क्या है कि जब एक एक देवता का निवास होता है तो इसमें ये भी देखा जाता है। अब इसमें एक ये भी बात आ जाती है कि वास्तु हमारे साथ किस प्रकार से काम करता है ना। जैसे हमारी एक कुंडली होती है ना, कुंडली हमारे पास किस प्रकार से काम करती है। जैसे कि हमारी कुंडली आई सामने, हमें ठीक सामने हमारी जो लग्न कुंडली पर लग्न राशि पर सीधे राहु यदि देख रहा है तो हमारा चेहरा बुरा ही होगा, काला कलूटा हो सकता है। और यदि हमारे धन पर कोई गलत ग्रह देख रहा है तो उसमें क्या है कि उस व्यक्ति का मतलब धन क्षय होगा। अब जैसे कि कुछ लोग प्रवक्ता होते हैं, कुछ लोग ज्ञानी होकर के भी छिपे रहते हैं। इसका कारण क्या, उसके शुक्र, गलती हो गई, उसका बृहस्पति और बुध, ये दो जिसके 2 बलवान होंगे वो व्यक्ति दिमाग से भी प्रखर होगा और प्रवक्ता भी होगा। किसी का बुध अच्छा है लेकिन बृहस्पति दबे हैं, तो दबे हुए बृहस्पति जो होते हैं उसमें कभी भी प्रवक्ता नहीं बन पाता, ज्ञानी बन जाता है। तो बहुत से ऐसे भी ज्ञानी हैं, एक मिले थे पंडित जी, बहुत अच्छी व्याकरण जानते, बहुत अच्छा संस्कृत जानते, लेकिन उतनी ख्याति नहीं हो। इसका मतलब उनके बृहस्पति दबे हैं। तो ये होता है, तो सबका एक स्थान होता है। कुंडली वो वास्तुशास्त्र हमारे ऊपर किस प्रकार से काम करता है, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि बृहस्पति कहाँ है, यहाँ पर बृहस्पति गुरु हैं, ठीक है, और यहाँ पर है शुक्र, ठीक है, यहाँ पर है और जैसे कि हमारे है ये है चंद्रमा, यहाँ पर है कुबेर और बुध यहाँ पर है, ठीक है, और शनि ये है, वरुण भी है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर हमारे राहु हैं, ठीक है, ये इसका है, ठीक है, और यहाँ यम है, ठीक है, लेकिन यहाँ मंगल भी है,
ठीक है। यहाँ पर ये हो गए इंद्र हो गए और यहाँ सूर्य भी है, ठीक है। अब ये मैं जो बताना चाह रहा था वो ये है कि हमारा शास्त्र ज्योतिष हो चाहे वास्तु हो सिर्फ ग्रहों के आधार पर होता है। जैसे कि इसमें मैं बता दूं, शुक्र और मंगल और शनि ये अगर जो खराब हो जाए और राहु ये यदि खराब हो जाए तो हमारे लिए हमारे जीवन में संकट ही संकट है। चंद्रमा बुध गुरु ये अगर जो हमारे अच्छे हो जाएं और ये सूर्य ये हमारे यदि अच्छे हो गए तो हमारे लिए लाभ ही लाभ है, ठीक है। इसी प्रकार से अब घर में अब हमारा वास्तु किस प्रकार से काम करता है, जैसे कि मान लो ये ठीक है, अब इसमें अगर जो कोई भी चीज कट गई, ठीक है, कोई चीज कट गई तो उसका प्रभाव बुरा होगा। अब जैसे कि क्या है कि कोई भी चीज है कि जैसे कि कोई दैत्य गुरु ये शुक्राचार्य जी हैं या फिर ये हैं या राहु है, इसमें कोई भी चीज बढ़ गई, जैसे कि मान लो एक प्लॉट ये है, एक कहाँ बनाया जाए, ये ले लो, ऐसे ले लिया, ठीक है, ये ऐसे ले लिया और ये ऐसे ले लिया और ये ऐसे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ये बढ़ गया तो ये क्या बढ़ा है, ये राहु क्षेत्र बढ़ गया। अब ये जो राहु क्षेत्र है इसका बढ़ जाना हमारे लिए नुकसान करेगा। तो ये जो राक्षसी होते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे पास इस प्रकार ये काम करते हैं और इस प्रकार से ये होता है। जो तुमने पूछा था कि इसका प्रचार क्यों नहीं हो पाया है, तो इसका जवाब सिर्फ यही है कि जिसने बनाया उसने हल्ला नहीं मचाई और इसके अतिरिक्त किसी पर जा नहीं पाया। और कोई बात हो जी, पहले वास्तुशास्त्र आया या ज्योतिष शास्त्र? वास्तुशास्त्र क्या है कि देखो, आपने कहानी भागवत में भी सुना होगा कि जिस समय दैत्य यज्ञ कर रहे थे, प्रजापति शंकर जी के ससुर जी, तो वहाँ पर जब दंगा हो गया तो दंगा होने में क्या हुआ कि वहाँ पर ब्राह्मणों को शाप दिया गया, सारे लोगों ने शाप दिया। तो ब्राह्मणों को शंकर जी के गणों ने शाप दिया कि तुम जिंदगी में दरिद्री रहोगे, तुम भच्छ सब खाने लग जाओगे, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे। तभी वहाँ पर भृगु जी बोले, कहने लगे कि मैं तुमको एक ऐसी संहिता दूंगा जिसको पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी दरिद्री नहीं होगा। तो भृगु संहिता पढ़ने वाला कभी भी दरिद्री नहीं होता है, ठीक है। तो भृगु संहिता में क्या है, भृगु संहिता में मात्र कुंडली है, ज्योतिष है, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि भृगु संहिता को भृगु जी ने बनाई। लेकिन वास्तुशास्त्र ये वेदों में है, ब्रह्मा जी से निकलकर सीधे विश्वकर्मा जी के पास हर चीज के डिपार्ट है ना। जैसे कि आयुर्वेद है तो आयुर्वेद अश्विनी कुमारों को दिया गया, पहले भरद्वाज आदि को भी बताया गया, अश्विनी कुमारों को भी दिया गया। तो जो जिस डिपार्ट का है ना, तो ब्रह्मा जी ने उसी हिसाब से उसको ट्रेंड किया। मनु शतरूपा हैं तो उनको अलग काम दिया। और ये तो इस प्रकार से सबसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से निकल करके और ये विश्वकर्मा जी के पास आया है, तो ये वहाँ से आया। बाकी ये ज्योतिष का वर्णन है, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, पर इसका ज़्यादातर ऋषियों द्वारा बताते हैं और ये वास्तुशास्त्र ब्रह्मा जी से बताते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस समय सबसे पहले मनु के लिए वहाँ पर घर बनाया गया होगा ना, तब तो उन्होंने राज किया, घर बनाया, तब रहे हैं, तब तो विश्वकर्मा जी ने बनाया, तो उसमें उस विज्ञान को उपयोग किया गया था। माने सबसे विश्व में पहला घर बना है तो उसमें वास्तुशास्त्र लगा था। लेकिन पहले जब मनु शतरूपा हुए उस समय ज्योतिष का सहारा लिया गया, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसके हिसाब से, हमारे हिसाब से वास्तुशास्त्र सर्वप्रथम आया है। इसके बाद ज्योतिष को बहुत अच्छा अध्ययन करके ऋषियों ने दिया है। तो हमारा मतलब सिर्फ यही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज शास्त्री ने जो भी हमें बतलाया वास्तुशास्त्र बारे में